योर फेवरेट एडुटेक चैनल यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। हम देख रहे थे जनवरी मंथ का विजनास मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इन विच वी ऑलरेडी हैव कवर्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर आपका इकोनॉमी, और इसी में जो हम साथ में आप दो पार्ट कर रहे हैं तो सिक्योरिटी भी आप इसी में कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो जो पहला आर्टिकल है किसके बारे में बात कर रहा है, वो स्टेट फाइनेंस के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कैग है ऑफ इंडिया, उन्होंने रिलीज किया है सेकेंड एडिशन ऑफ पब्लिकेशन ऑन स्टेट फाइनेंस। देखिए, हम हर बार क्या होता है ना, ज्यादा जो फोकस रहता है गवर्नमेंट का कि भाई सेंट्रल का फाइनेंस कैसे चल रहा है, वो कैसे लोन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, बट सेम लेवल पे इंपॉर्टेंस स्टेट फाइनेंस का भी होता है कि भाई हर स्टेट का क्या हाल है, बिहार का क्या हाल है, यूपी का क्या हाल है, महाराष्ट्र का क्या हाल है, तमिलनाडु का क्या हाल है, लाइक दैट। तो वो ये जो है आपका स्टेट फाइनेंस से रिलेटेड है। दिस एडिशन ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेंड एनालिसिस कवरिंग 10 ईयर्स फ्रॉम ईयर। मतलब रिपोर्ट भले ही सेकेंड है, लेकिन मैं पिछले 10 साल में कैसा ट्रेंड चल रहा है, कितना इनमें रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, कहीं डिप तो नहीं हो रहा है, किस तरीके से काम ओवरऑल हो रहा है, कितना टैक्स रेवेन्यू इनके पास पहुंच रहा है, किस तरीके से खर्चा कर रहे हैं, ओके, कितना इन पे डेप्थ है, कितने लोन है, सब कुछ जो है इसके अंदर कवर रहता है। अगर रेवेन्यू रेसिप्ट की बात की जाए तो स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, मतलब जो खुद वो टैक्स लेके स्टेट कमाता है, वो हो गया स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू। ये जो है लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रेसिप्ट है, कंट्रीब्यूटिंग टू अराउंड 47%। तो समझिए लगभग लगभग 50% पैसा कहाँ से आ रहा है, स्टेट जो खुद अपने स्टेट में टैक्स लगा रहा है कुछ चीजों पर। ठीक है। अदर कंपोनेंट क्या है, इंक्लूड शेयर इन यूनियन टैक्सेस एंड ड्यूटीज, वहां से 28% आ रहा है। ठीक है, यूनियन टैक्स जो लगा रहा है सरकार, उसमें से कुछ जो पैसा है यहाँ पे 28% को मिल जा रहा है। ग्रांट इन एड, अब अगर कुछ जो है ग्रांट भी दे देती है गवर्नमेंट, ओके, कि चलो ये वाला काम है तो इसमें जो है हम 90-10 का रेशियो रखेंगे, 60-40 का रेशियो रखेंगे, तो भाई ग्रांट जो दिया जाता है यहाँ पे, वहां से इन्हें पैसा मिल जाता है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, कि मतलब यहाँ पे टैक्स नहीं है बट वहां से भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे फीस वगैरह होती है, आप देखते हो म्यूनसिपलिटी वगैरह में भी जाइएगा या कहीं, तो आप पे गाड़ी लगा रहे हैं, बाइक लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो, तो टैक्स नहीं हो तो फीस कलेक्ट करते हैं ना उसके लिए। कहीं मार्केट वार्केट लग रहा है तो वहां पे उसके लिए मेंटेन करने के लिए फीस कलेक्ट करते हैं। तो वैसे ही जो छोटी छोटी चीजें रहती है, तो वहां से भी क्या होता है, इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो अराउंड 8% है। आई बात समझ में? शेयर इन यूनियन टैक्सेस इंक्रीज फ्रॉम 21% टू 29%। 10 साल में लगभग लगभग आपको ये दिखेगा कि 8 से 9% तक जो है यूनियन टैक्स का शेयर बढ़ा है। ठीक है। हायर टैक्स डिवोल्यूशन अंडर द 14 एंड 15 फाइनेंशियल कमीशन। तो ये जो फाइनेंशियल कमीशन आया है ना 14 और 15, अब इनने कहा कि भाई जितना सेंट्रल के पास टैक्स जमा हो रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कोशिश की जाए कि स्टेट के पास जाए। ओके, जब स्टेट के पास जाता है तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हम कहते हैं, कि अगर वो पैसा जो है सेंटर है, सेंटर से स्टेट के पास जाए, स्टेट बाद में और नीचे अगर कोशिश करे कि भाई पंचायती राज म्यूनसिपलिटीज वहां तक पैसा पहुंचाए। ओके ना, एमपी लैट्स वगैरह बहुत सारे अपने स्कीम्स भी सुने हुए होंगे। तो ये इस तरीके से होता है, तब जाके हम कैसे भाई डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सही से काम चल रहा है। ओके। तो कैपिटल रिसिप्ट की अगर हम बात करें, इन द डिकेड अगेन यहाँ पर पब्लिक डेप्ट रिसिप्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डेप्ट एंड नॉन डेप्ट कैपिटल, ये लगभग लगभग जो है आपका इस रेंज में आया हुआ है। ओके, कितना जो है डेप्थ लोन पे है और नॉन डेप्थ कैपिटल का रेशियो लगभग ये आपके पास चल रहा है। क्योंकि काफी, आपको क्या लग रहा है, ये हाई है, लो है, क्या है, बताइए कमेंट सेक्शन में, और कंपेयर करिए अदर कंट्रीज में क्या चल रहा है। स्टेट एक्सपेंडिचर की बात की जाए, डिकेडल ट्रेंड एनालिसिस जो बोल रहा है कि स्टेट बजटरी स्पेंडिंग रेंज्ड बिटवीन 16% टू 17% ऑफ टोटल कंबाइंड जीएसडीपी। ठीक है, सारे स्टेट का जो स्टेट जीडीपी जो है वो मिला के लगभग लगभग इतना हो रहा है। स्टेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 80 से 87% है टोटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि मानिए भाई ये कोचिंग है, कोचिंग में हमने 10 स्टाफ रखे हैं, 10 स्टाफ को अगर मान लीजिए 50-50 हजार रुपए मंथली सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो 5 लाख हमने सैलरी दे दी। ओके, इसके बाद वाईफाई कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाकी और कुछ टैक्सेस वैक्सेस और लग रहे हैं, तो उसमें जो है हमने 3 लाख रुपए और दे दिया, तो 8 लाख रुपीज जो है अराउंड क्या हुआ,
खर्चा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने जो है थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया, इधर उधर किया, तो अराउंड आप समझ लीजिए 8.7 लाख रुपीस हमारा मंथली खर्चा है, ठीक है। 8.7 लाख के आसपास मान लीजिए मंथली खर्चा है। वही आप 80 से जो 87% के रेंज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे लाख जो मंथली खर्चा है। बचा जो 1.3 लाख है, उसमें हमने क्या किया, हमने लैपटॉप्स खरीदे, ठीक है। हमने जो है बोर्ड खरीदा पढ़ाने के लिए, हमने बाकी चीजें की जो ऑफ कैंपस जो चल रहा है, फिर 1-to-1 मेंटरशिप में जो और चीजें चाहिए वो हमने किया। तो अब क्या है कि 8.7 लाख का पैसा तो भाई चला गया, सैलरी में बट गया, इधर बट गया, उधर बट गया। इससे क्या हुआ, ये हो गया रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, 13 से 20% के आसपास है। मतलब इससे आप और पैसा जोड़ सकते हैं, हमारे पास और लैपटॉप आएंगे, और स्क्रीन आएंगे, ठीक है। तो और ज्यादा हम मेंटर्स मान लीजिए हायर कर पाएंगे, उससे और स्टूडेंट्स आएंगे, तो इससे रेवेन्यू भी तो बढ़ सकता है ना। तो कैपिटल वो हो जाता है। रेवेन्यू का मतलब है कि भाई सैलरी वैलरी और ये सब में जो खर्चे हैं वो उसमें चली जाए। और अच्छा एग्जांपल अगर बताएं तो रेलवे जो है अपने स्टाफ्स को सैलरी देती है, गार्ड हो, ड्राइवर हो, स्टेशन मैनेजर हो, क्लीनिंग स्टाफ्स हो, सब इंजीनियर सबको सैलरी देती है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला गया। लेकिन अब अगर रेलवे ने खर्च किया थर्ड लाइन बिछाने के लिए, फोर्थ लाइन बिछाने के लिए, या नए इंजन और नया बॉगी बना रहे हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों कल होके वो और कमा के देगा। आई बात समझ में। चलिए, तो ये जो चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। तो जो मेजर चीजें थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, परसेंटेज वाइज जो है आपको याद रखना है। ये जो आर्टिकल है, आरबीआई रिपोर्ट ऑन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया, भाई किस तरीके से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। डिक्लाइन फर्टिलिटी रेट, देखिए हमें भी पता है फर्टिलिटी रेट में क्या अब डिक्लाइन हो रहा है। कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ में हो रहा है, तो लगभग लगभग हम वैसे भी रिप्लेसमेंट रेट के नीचे पहुंच चुके हैं। मीडियन एज अब बढ़ती जा रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जा रही है, ओके। तो ये जो चीजें हैं, और डिपेंडेंसी क्या कम हो रही है कि बढ़ रही है, बताइए जरा। क्योंकि जैसे एजिंग पॉपुलेशन आएगा तो डिपेंडेंसी जो है बढ़ती जाएगी ना, है कि नहीं। लेकिन चलिए अभी हमारे पास यंगस्टर ज्यादा है, तो इसलिए ये शो कर रहा है कि डिपेंडेंसी कम हो रही है। बट आइडियल सिचुएशन में देखिएगा जापान और बाकी जगह क्या होगा, बच्चे कम है, यूथ कम है, बूढ़े ज्यादा हो रहे हैं, तो डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है उन लोगों पे। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लोज है, ठीक है। क्योंकि अभी श्रिंकिंग एज है, वर्कफोर्स ज्यादा काम वाम तो कर नहीं पाएंगे भाई, ये तो दबा के काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, देश को अपने परिवार को भी आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। फिस्कल इम्प्लीकेशंस की अगर बात करें, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, तो लार्ज वर्कफोर्स एंड अर्बनाइजेशन, लार्जर टैक्स बेस, भाई टैक्स ज्यादा आएगा, ज्यादा। जैसे मान लीजिए अभी सैलरी अगर मान लीजिए मेरी 2 लाख रुपए पर मंथ है, तो भाई मैं टैक्स भर रहा हूँ, तो ज्यादा टैक्स आएगा, जो जितना ज्यादा लेबर वर्कफोर्स होगा अर्बन में और इस सब में, बूस्ट करेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट को। अब अगर मान लीजिए मेरे पास ये, तो मैं सोच रहा हूँ मैं घर ले लेता हूँ, मैं कुछ 2 व्हीलर ले लेता हूँ, मैं 4 व्हीलर ले लेता हूँ, तो वो भी खरीदोगे तो उसमें भी तो टैक्स होता है, तो ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, डायरेक्ट टैक्स आएगा। तो ये जो है इसकी रेवेन्यू की बात की। एक्सपेंडिचर, एजुकेशन डोमिनेटेड सोशल सेक्टर है, ठीक है, तो वहां पे खर्चा होगा। फॉलोड बाई फिर जो उसके लिए पेंशन वगैरह भी जो है देगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो खर्च कर रही है ना, चाहे वो आपके एजुकेशन पे हो, भले आपकी गवर्नमेंट पे करवा रही हो। गवर्नमेंट में केंद्रीय विद्यालय भी आता है, काफी अच्छा है, नवोदय वगैरह भी अच्छे होते हैं। फॉलोड बाई पेंशन वगैरह भी जो देते हैं, तब पेंशन कुछ लोगों को मिल रही है, किसी का नहीं मिल रही है। आप बताइए आपके पेरेंट्स को क्या पेंशन है या नहीं है। तो ये जो चीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिजिकल सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस, भाई अगेन पॉपुलेशन एजिंग और फिजिकल हेल्थ, ये जो है रहेगा कि निगेटिव इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू ड्यू टू लोअर लेबर फोर्स एंड स्लोअर ग्रोथ। लेबर फोर्स, भाई ये सब अब काम नहीं करेंगे एक टाइम के बाद। हम पकड़ लेते हैं 15 से 64 जेनरिक एज पकड़ते हैं कि इसके बीच वाले लोग काम करते हैं, उसके बाद नहीं करते। तो हर चीज में जो ग्रोथ में कम होगा, ओके, लेबर फोर्स में भी कमी आएगी, हर हर चीज जो है एकदम से ये इम्पैक्ट करेगी फिजिकल हेल्थ पे, और पॉपुलेशन एजिंग का जो इम्प्लीकेशन है वो हमने यहाँ पे देखा। फिजिकल इम्प्लीकेशन की बात करें तो रेवेन्यू भी श्रिंक करेगा, क्योंकि भाई अगेन कमाने वाले कम लोग हो जाएंगे, तो रेवेन्यू श्रिंक करेगा। अगर मान लीजिए एक परिवार है, अभी मान लीजिए पापा कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, ठीक है भाई, तो ऐसे अगर मान लीजिए भाई किसी की शादी हो गई है, मान लीजिए वाइफ भी कमा रही है, 3-3 लोग कमाने वाले हैं, मदर भी कमा रही है। अब अगर फादर मदर रिटायर हो गए, वो तो उनकी क्या इनकम कम हो जाएगी, तो रेवेन्यू जो है वो कम। बट एक्सपेंडिचर तो लगभग लगभग एल्डरली है, तो इलाज विलाज इस समय वो बढ़ता चला जाता है। तो ये इम्प्लीकेशन, फिजिकल इम्प्लीकेशन इसके देखने मिलते हैं। आई बात समझ में। रिकमेंडेशन है थोड़े बहुत
पॉज करके हल्का सा पढ़ लेंगे। एक मेंस पर्सपेक्टिव पे ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये नहीं रखता है। ओके, चलिए अब अगला आर्टिकल क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। भैया पहले तो रिलीज कौन करता है, ये करता है आपका नीति आयोग रिलीज करता है, चौथा एडिशन है। ये क्या कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है एक्सपोर्ट रेडीनेस का अक्रॉस इंडिया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ ईपीआई वाज पब्लिश्ड इन 2020। पहला एडिशन कब आया था, 2020 में आया था। इट इज अलाइंड विद इंडियाज ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग यूएसडी 1 ट्रिलियन इन द मर्केडाइज्ड एक्सपोर्ट। मतलब क्या है कि भारत कोशिश कर रहा है कि 2030 तक हम इतना करें ताकि हमारा जो विजन है विकसित भारत का पूरा हो सके। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर अलग हो गया, बीपीओ अलग हो गया, है ना। मर्केडाइज मतलब क्या हो गया, आप सामान कुछ भेज रहे हो, आप कपड़े भेज रहे हो, आप खाने का अनाज भेज रहे हो, आप कुछ मतलब जो कंटेनर के अंदर आ जाए, ठीक है। सॉफ्टवेयर तो ऐसा कुछ नहीं है कंटेनर के अंदर आएगा, जो इंटरनेट के थ्रू चला जाए वो सब, ठीक है। या बीपीओ जो कॉलिंग वॉलिंग करते हैं वो सब भी नहीं आएंगे, आउटसोर्सिंग जो करते हैं बीपीएस बीपीओ आउटसोर्सिंग। तो ये जो है भाई मर्केंडाइज एक्सपोर्ट मतलब कि आप काजू बेच रहे हो, आप कॉफी बेच रहे हो, आप मिनरल्स बेच रहे हो, आप पेट्रोलियम बेच रहे हो, आप मतलब एनीथिंग विच कैन बी टच्ड, आप ऐसे अभी समझ लो। तो ये जो है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, उसको 2030 तक $1 ट्रिलियन यूएसडी की टारगेट किया गया है, ठीक है। मेजर कैटेगरी जो लार्ज स्टेट एंड स्मॉल स्टेट, ठीक है। ये जो है आपका बेस्ड ऑन द एक्सपेक्ट ऑफ लैंड एरिया पॉपुलेशन एंड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। विद द कैटेगरीज, यहाँ पे अगर हम एस्पायरर की बात करें, स्टेट्स इज द अर्ली स्टेट ऑफ डेवलपिंग देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। चैलेंजर्स भी हैं, लीडर्स भी हैं। ये लीडर्स कौन है, जो कि हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। चैलेंजर जो कि इमर्जिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, और जो अर्ली स्टेज पे तो धीरे धीरे भी कोशिश करेंगे कि हमें बढ़ाना है। ओके, इंडिया की अगर बात की जाए तो भाई 825 बिलियन जो है टोटल वैल्यू है इंडिया मर्केंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट की। ये दोनों मिलके है, तो आपको लगेगा ये तो सर हो सकता है अगले साल ही 1 ट्रिलियन हो जाए। यस, लेकिन हम सिर्फ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो कि अभी कितना है, 437 बिलियन ही है। आई बात समझ में। हमारा सर्विस एक्सपोर्ट जो है 387 बिलियन के आसपास है। इसमें जो है ऑल टाइम हाई है ये, और लगभग 13% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। आप समझ सकते हैं सर्विस में हम कितना ज्यादा, 13%, है ना। तो हो सकता है कि ऐसे में कुछ साल 2-3 साल बाद हम इसी को ही ओवरकम कर जाए, इससे ज्यादा हमारा ये सर्विस ही होने लगे जिस रेट से हम बढ़ रहे हैं। तो यही पे इसलिए कोशिश की भाई ये तो अच्छे से ऑलरेडी बढ़ रहा है, इसे बढ़ाया जाए। आई बात समझ में। क्योंकि इस पे 6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और इस पे 13 है, बहुत हाई हो जाता है कि नहीं। आप भी सोचते हो कि सर शेयर मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, 13% का अगर रिटर्न मिल जाए तो मजा आ जाए, है कि नहीं। बट मार्केट का हाल तो आप देख ही सकते हैं, बहुत बेहाल चल रहा है आपका। ईरान, इसराइल, यूएसए, इधर से रशिया, ओके, तो यूक्रेन, ये जो युद्ध जो चल रहा है एक तरीके से मिनी वर्ल्ड वॉर ही है। तो इसके कारण जो है काफी ज्यादा मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, जिसके साथ शेयर मार्केट। तो अभी ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जॉब होल्डर है अपने पीएफ में पैसा बढ़ा दें, वो आपको वीपीएफ में बढ़ा दें, ठीक है। अभी कुछ टाइम के लिए आप आरडी एफडी कर ले, वो ठीक रहेगा, क्योंकि पैसा जो है आपका सिक्योर रहेगा ना। ज्यादा रिस्क ऐसे टाइम पे लेना ये बेवकूफी है, क्योंकि सीधे पैसा इरेज हो जाता है मार्केट से, और ये कोई हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला टाइम नहीं है अभी। ओके, चलिए। लीडिंग परफॉर्मर ऑफ ईपीआई अगेन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश देखिए काफी अच्छा कर रहा है अब हर चीज में पिछले 10 सालों से। तो ये आपको इसके बारे में हल्का देखना पड़ेगा, यूपी का क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बजट वजट हल्का सा आप देख लो, ठीक है। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र होना समझ में आता है, समुद्र के पास है, तमिलनाडु समुद्र के पास है, गुजरात समुद्र के पास है, आंध्र प्रदेश, यूपी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सही परफॉर्मेंस कर रहा है ना। नाम में यहाँ पे वेस्ट बंगाल नहीं है, तो बट ये यूपी है। ये चीज यहाँ पे देखना स्मॉल, और ये जिसमें जो है उत्तराखंड, ये सब भी जो है कर रहा है। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इट कवर सप्लाई ऑफ पावर एंड वाटर, पोर्ट लॉजिस्टिक नेटवर्क एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी दैट इंश्योर्स टाइमली डिलीवरी एंड रिड्यूस ट्रेड कॉस्ट। भाई ट्रेड कॉस्ट कम हो तभी तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव रहेगा बाकी दूसरे कंट्री के मार्केट में,
है कि नहीं? तो ये इसलिए एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जेएनपीटी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, विच हैंडल्स ओवर 50% ऑफ कंट्रीज कंट्रीराइज्ड कार्गो। तो लगभग 50% जो है महाराष्ट्र का ये करता है। इसे और भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अभी कलों के एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट भी बढ़ेगा उसके साथ साथ, क्योंकि हमारा जो है परचेजिंग पावर भी बढ़ते जा रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कंटेनर्स होने चाहिए, तभी तो आप चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाओगे। हमारे पास जो है इस तरीके के टैंक्स होने चाहिए, है ना, जिसमें हम लिक्विड क्रूड ऑयल वगैरह भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाए, मार्केटाइज भी कर पाए। तो ये जो है चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिजनेस इकोसिस्टम की बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखा है, इनोवेशन हब बना रखा है, जहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट्स वगैरह भी रहते हैं और बाकी अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी की भी अगर बात करें तो 22 से 27 तक फोकस करा इज ऑन डूइंग बिजनेस रिसर्च डेवलपमेंट, ताकि ये सब चीज जब अच्छी होगी तो ओवरऑल जब आप कुछ रिसर्च करोगे, नया अच्छा बेहतर बनाओगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है वो और कॉम्पिटिटिव होगा मार्केट में। और आप कुछ नया इजाद करते हो तो आपको ऑब्वियसली बात है वो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, है कि नहीं? हमने वैक्सीनेशन के दौर में भी देखा है, बाकी चीजों में भी देखा है। इसलिए जो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोविड के अंदर पीपीई किट से लेके सब कुछ देखा था कि भाई यहाँ पे भी जो वैक्सीन वगैरह है, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, हम लगभग बहुत हाई लेवल पे जो है प्रोड्यूस कर रहे थे, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम पूरी दुनिया में उसे एक्सपोर्ट भी कर पा रहे थे। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर देखने वाली है। अगर हम मेडिसिन की भी जैसे बात करें, तो हम वॉल्यूम में तो बहुत हाई भेजते हैं, बट पैसे के मामले में जो है हमारे उतनी महंगी नहीं, हम चलिए जेनरिक दवाइयाँ जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब इसमें इश्यूज ये आते हैं कि आपने वॉल्यूम तो बहुत भेजा, कमाई उतनी नहीं हुई, लेकिन आप रिसर्च करें कुछ और ऐसी कैंसर की दवा, बाकी चीजों की दवा निकालें, तो उसका कॉस्ट तो थोड़ा ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो वो सब जब आप एक्सपोर्ट करोगे पूरी दुनिया में, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए ईज ऑफ डूइंग रिसर्च डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सब कुछ जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। तो गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी की यहाँ पर बात की गई है। जीडीपी शेयर जो है वो 21% के आसपास आ गया। पावर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स आर बैकबोन ऑफ इंडियन मॉडर्न इकोनॉमिक्स, अब 21% के आसपास हो गया, पहले जो कि 19.8 था। लगभग चलो 1 से 1.5% बढ़ना जीडीपी में इसका शेयर, तो काफी बड़ी बात है। 700 प्लस, इसलिए जो है हमारा अभी फॉरेन रिजर्व हो गया है। ठीक है, अब भले हम इंपोर्ट्स कुछ ज्यादा कर रहे होते हैं मर्केंटाइज वगैरह, बट हम एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हैं ना सर्विसेज को, तो मिला जुला के हमारे पास इसीलिए ये एक्स्ट्रा कुछ बच जाता है, जो कि पाइल अप होते होते अभी 701 बिलियन डॉलर के आसपास का रिजर्व है। ठीक है, मास एम्प्लॉयमेंट इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर, सही बात है। अगर आप एग्रीकल्चर का कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, शिमला मिर्च करो चाहे कुछ भी करो, टेक्सटाइल कर रहे हो, एमएसएमई, सब तो बहुत ज्यादा लेबर लगते हैं, तो भाई जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा पैसा इनके पास पहुंचेगा, है कि नहीं? तो ये भी काफी ज्यादा जो है कंडीशन सुधारेगा यहाँ के जो भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, मार्केट्स है वहां पर। स्पेशलाइज्ड रीजनल इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट ग्रोथ, फ्यूल डेवलपमेंट इन लोकल हब लाइक सूरत डायमंड्स, और ये सब जो है ये भी स्पेशलाइज्ड रीजन है, ये भी काफी ज्यादा डेवलप हो रहे हैं ना। यहाँ पे डायमंड वगैरह का देखिए सूरत में बहुत अच्छे तरीके से होता है, पॉलिशिंग होती है, सब कुछ होता है। चैलेंजेस क्या है भाई, लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी का भी जो है दिक्कत है। ओके, क्योंकि बहुत जो है जैसे तेलंगाना है, लैंडलॉक्ड ज्योग्राफी है, यूपी भी लैंडलॉक्ड है, तो उनको जो वहां पे पहुंचाना, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी अच्छी होना, प्राइस वॉलेटिलिटी का भी है। वो क्योंकि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में देख सकते हैं कभी भी रेट ऊपर नीचे होते रहता है, अब फिक्स नहीं बोल सकते कि भाई क्या कीमत रहेगी नहीं रहेगी। तो ये सब जो है कंपटीशन तो है ही। इंडिया के साथ साथ जो बाकी जो आसपास की वियतनाम और जो बाकी कंट्रीज हैं, वो भी यहाँ पर इंडिया को क्या करती है, भाई ये आप, वो भी सोचते हैं कि भाई हमारा भी एक्सपोर्ट हो, तो इंडिया को चैलेंज करते हैं। यहाँ पर ही देखो, हाँ भाई वियतनाम का प्रोडक्ट बिके, वो भी चाहते हैं, तो इंडिया भी यहाँ पर ये अपनी कोशिश करता रहता है। तो ये टशन थोड़ा सा ये भी चलता रहता है। अब इससे क्या है, बाकी कंट्री को फायदा होता है। जैसे ना हमारे पास अगर मान लीजिए 2 सिम है अभी, 3 सिम है, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस और बीएसएनएल है, अभी मान लीजिए 4 है। तो एक रेट फिक्स है, पहले 10 होती थी तो बहुत ऑफर होते थे, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। तो कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, हेल्दी कंपटीशन अच्छा होता है। ठीक है, वरना कल को पता चले कि एक ही सिम बची हुई है, अब वो 500 का रिचार्ज बोले 1000 2000, आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर, compete करता है, बोलता है हम और सस्ते में देंगे, इसमें देंगे, तो फिर वो थोड़ा सा क्या होता है, कंपटीशन
का भी ये फेस करना पड़ता है। क्वालिटी और सर्टिफिकेट में भी जो है इंडिया के साथ थोड़ा थोड़ा दिक्कत लगी रहती है। तो यहाँ पर वो उसकी बात कर रहे हैं कि भाई सबसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड वगैरह जो है यहाँ पर क्लियर सारी चीजें रहें। ओके। बाकी आप देख सकते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, एनएलपी, पीएम गति शक्ति, ये सब जो है इसकी मेन कोशिश यही है कि रिड्यूस कर सके लॉजिस्टिक कॉस्ट को। आई बात समझ में? रिड्यूस कर सके लॉजिस्टिक कॉस्ट को। ठीक है। बात करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो ये न्यूज में क्यों है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में जो आता है, उसने क्या किया, क्रिएट किया है 3 इयर्स पीपीपी मॉडल, मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जो कि स्ट्रीमलाइन करेगा जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश में। ठीक है। जो पीपीपी जब मॉडल आया था, तो शुरू में आप देखिए लगभग लगभग 8,890 करोड़ के आसपास का ही अप्रूवल हुआ, क्योंकि भाई प्राइवेट कंपनीज एकदम से तो दौड़ के आ नहीं जाएगी। उसके लिए पहले क्या है कि गवर्नमेंट जो है कुछ क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। जब गवर्नमेंट ने जब इन्वेस्टमेंट किया, तो अब लगेगा कि ठीक है इतनी चीज तो इन्हें बना दी है, तो प्राइवेट प्लेयर हम भी मिलकर इनके साथ करते हैं, आगे जाके प्रॉफिट होगा, उससे जो है हमारा पैसा निकल जाएगा। ठीक है। तब ये देखा, इसके बाद जो बढ़ के वो 49,000 करोड़ के आसपास हो गया। तो जो 6 प्रोजेक्ट्स थे, भाई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वैसे 9 ऐसे इस तरीके से निकल के आए। अभी आप देख सकते हैं अप टू नवंबर FY 2026 की बात की गई है, 25-26 की बात की गई है, कि नवंबर मतलब 6 महीने में 1 लाख करोड़ के आसपास क्रॉस हो गया, और इतने प्रोजेक्ट्स पे वर्क चल रहा है। आई बात समझ में? इसीलिए कि दिस फॉलोड 12.2 लाख पब्लिक कैपेक्स एक्सपेंडिचर, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी रिसेंटली डिस्कस कर ही लिया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या चीज है, वो देश का एक्चुअल डेवलपमेंट कब होता है, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। तो इसमें ये काफी अच्छा जो टारगेट है, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इतना ऑलरेडी अभी इस साल हुआ, तो कितना ये एक्सपोनेंशियली एक तरीके से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, काफी अच्छे लेवल पे बढ़ते जा रहा है। पब्लिक कैपेक्स इंक्रीज फ्रॉम 2 लाख करोड़ टू 11 लाख, 5 टाइम्स हो गया 10 साल। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स हो गया, जो काफी अच्छी बात है। पीपीपी प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन है कंप्राइज 852 प्रोजेक्ट अंडर सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जो कि लगभग 17 लाख करोड़ के आसपास का है। तो इतना भी पाइपलाइन में है, मतलब जिसको क्लियरेंस मिलेगी, जिसपे बिड चल रहा होगा, जिसपे बोली लगाई जा रही होगी। तो आई बात समझ में? तो 17 लाख करोड़ का है, तो ऑलरेडी इतना है, फिर आने वाले टाइम में और करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा होगा कि यार इस साल 11 लाख करोड़ के आसपास का, तो ऑलरेडी अभी आने वाले टाइम में 17 लाख का और बिडिंग है। तो अगले साल का भी आपको ये दिख रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है इसे बढ़ाते चली जा रही है। बाकी इंडिया इमर्ज्ड एज लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पीपीआई इन्वेस्टमेंट इन साउथ एशिया। ठीक है, ये जो है लार्जेस्ट यहाँ पर रेसिपिएंट है, अकाउंटिंग फॉर 90% ऑफ द रीजन टोटल प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो जो साउथ एशिया में मेन इंडिया ही कंट्री है, और कौन कौन सी साउथ एशिया में आती है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो 90% जो पैसा है वो भारत में ही आ रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट पीपीआई इन्वेस्टमेंट के तहत, जो कि है आपका एज पर किसके रिपोर्ट के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आप देख सकते हैं 90% पैसा भारत में आ रहा है, ये काफी अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप करे उतना और जो है आपका डेवलपमेंट होगा। आप भी चाह रहे हो कहीं भाई कुछ लोग किराए के घर से रह रहे हैं, तो वो अपने घर में रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, महीने का रेंट बचा, बहुत सारी चीजें हुई। तो वैसे ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप होते चले जाता है, वो काफी ज्यादा जो है काम आता है। 129 प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, विद टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है लगभग 5.6 लाख करोड़ के आसपास का है। ठीक है, जो कि रिकमेंडेड बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी ने जो यहाँ पर क्या किया है, रिकमेंड किया है। तो ये आप जो है यहाँ पर याद रखेंगे। टोटल जो है आपका 852 प्रोजेक्ट है 17 लाख करोड़ का, 129 प्रोजेक्ट है उसमें से 5.6 लाख करोड़ के आसपास का है, जो कि रिकमेंड किया गया है पीपीपीएससी के द्वारा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी। तो ये जो है हल्का सा आप याद रख सकते हैं। चलिए, चलेंगे आगे। अब वो की कैरेक्टरिस्टिक्स आप शांति से पॉज करें, पढ़ लें ये क्या क्या चीजें हैं। ये अगेन जो है आपका मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हल्का सा पॉज करेंगे, पढ़ लेंगे, काफी यहाँ पर हो जाएगा। बाकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वी ऑलरेडी हैव कवर्ड, क्योंकि अब जब प्रीलिम्स का टाइम आ रहा है तो हम ज्यादा इसके पीछे ये नहीं भागेंगे। ठीक है।
की इन्वेस्टमेंट जो है बिल्ड करो, ऑपरेट करो, ट्रांसफर करो, लीज करो, ऑपरेट करो, ट्रांसफर करो। ये अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर जिस तरीके से ये चीजें होती हैं। ओके, आई बात समझ में? अब इफिशियंसी कैसे होगी? पब्लिक सेक्टर इफिशियंसी की बात कीजिए, प्राइवेट सेक्टर इफिशियंसी। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी चीज जो है थोड़ा सा एफिशिएंट वे में होता है, ठीक है? तो प्राइवेट सेक्टर इज एक्सपोज टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर प्रोवाइडिंग एन एज इन कैरिंग आउट कैपिटल डिजाइन और कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसमें थोड़ा सा और इफिशियंट वे में करें, क्योंकि जब कंपटीशन आ जाता है तो हर कोई अपना अच्छे अच्छे डिजाइन लाता है। मान लीजिए एक तरफ टाटा है, एक तरफ अंबानी है, एक तरफ बिरला है, कोई सब बिड कर रहा है। तो भाई एक ही पहले ऑपरेटिंग जो था, अब प्रेशर है कि वो कहीं कम रेट पे ना दे, ये कम रेट पे ना दे। और कम रेट के साथ साथ ये भी है कि वही सही एक्चुअल भी हमें पहुंचाना है। ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगना ही था, खर्चा 50 करोड़ लिख दिया तो क्या ही करोगे? फिर तो जो ब्रिज है वो गिरना ही है। तो गवर्नमेंट को भी ये चीज समझनी होगी कि मिनिमम प्रोजेक्ट तो एक मिनिमम प्राइस तो फिक्स ही रख दे कि भाई मान लीजिए कि कोई 80 करोड़ से नीचे बिड करेगा तो उसको तो पहले रिजेक्ट कर देंगे कि इतना पैसा तो लगना ही है। अपने इंजीनियर से सबसे बात कर ले, ठीक है? तो कोई जो 82 83 के आसपास है उन्हें हम बिड देंगे, या 80 करोड़ के आसपास है, या 78 करोड़ 10% का टॉलरेंस रख ले। लेकिन ये नहीं हो कि वो कुछ भी मिनिमम बोल रहा है और मिनिमम पे अगर आपने रख लिया तो यही इसी चक्कर में क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 100 करोड़ का है, इससे कम में जो भी आए, कोई 40 करोड़ बोल देता है तो दे देती है। अब सोच भी नहीं रही होती है कैसे काम चलेगा नहीं चलेगा। 40 करोड़ का 40 करोड़ भी इनके पास नहीं आता है भाई, ऊपर का बिल्डर खाता है, नीचे सब खाते हैं, सैलरी में जाता है, मटेरियल में कितना ही लग पाएगा। फिर ब्रिजेस गिर रहे हैं, ये हो रहा है। तो ये पॉलिसी का भी जो है कहीं ना कहीं फ्लॉ है, वो भी समझने की जरूरत है। इट्स नॉट ओनली अबाउट करप्शन। करप्शन ही सिर्फ चीज नहीं है। आप जरूरत से कम बिड करोगे लेने के चक्कर में, प्रेशर में हर कंपनी कहीं बंद ना हो जाए और हमारे हाथ में प्रोजेक्ट आए, तभी शेयर मार्केट की भी वैल्यू बढ़ी रहेगी। बहुत सारी चीजें होती है। तो ये गवर्नमेंट को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना इससे क्या है, पब्लिक लाइफ ही हैम्पर होती है। क्लियर? ठीक है। अब रिफॉर्म्स के लिए देखिए भाई 2012 का रिकमेंडेशन हमने बहुत बार देखा हुआ है। तो मतलब ये जो है आप, इसलिए ये आपके पास पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। वो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे है। आपको जितना पढ़ना है उसे पढ़े, बस मेरा यहाँ पे ये फोकस है कि रिवीजन करते समय भी किसी को ज्यादा बोर ना हो, आराम से वो 1.5x में पढ़ ले, और जो इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब कुछ जो है कवर अप होते चला जाए। ठीक है? अब ये देख सकते हैं कि प्राइवेट जो मैं बात कर रहा था कि बार्गेनिंग पावर जो है कहीं ना कहीं वो कम होती चली जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जो भी 20 30 साल के हैं। तो जो बिडिंग की हुई बात होती है वो इतना पैसा लगेगा तो लगेगा। आप ज्यादा बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते, नहीं सर इतना तो कम से कम लगेगा, नहीं, जो सबसे कम बोली दिया उसको दे दो। तो ये सब जो चीजें काफी खतरनाक है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो कि मॉस्पी कहते हैं, उन्होंने रिलीज किया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है? अब नया बेस ईयर लिया है 2024 को। क्लियर? तो ईयर ऑन ईयर जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है? 2.75% ही। तो इन्फ्लेशन आपको काफी कम यहाँ पर दिखेगा, 2.75 से 2.77। मतलब मान लीजिए अगर आपको कोई चीज 100 रुपए किलो मिल रहा था, तो वो 102 रुपए 70 पैसे के आसपास मिलेगा। ठीक है? ये रहता है यहाँ पे। और शहर में थोड़ा सा ज्यादा, अर्बन में मिलेगा, रूरल में हल्का सा कम है। ज्यादा अंतर फिर भी आपको नहीं देखने यहाँ पे मिलने वाला है। फूड इन्फ्लेशन की भी बात की जाए तो जो 100 रुपए की चीज थी वो 102 रुपए के आसपास मिलेगी, तो यहाँ भी ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है। हाउसिंग इन्फ्लेशन जो घर वगैरह बाकी चीजों के रहते हैं वो भी 2% के आसपास ही है। तो ओवरऑल देश में जो इन्फ्लेशन है अभी काफी ज्यादा कंट्रोल में है। तो चल रहा है। अब ये मत बोलिएगा कि सर तेल तो इतना हो गया, वो उतना हो गया, वो तो 10 20 30 साल में हुआ है ना। अभी अगर जो मान लीजिए अपने 20s में है तो 10 साल पुराना रेट याद कर रहे होंगे। वो तो हर साल रेट बढ़ते चले जाता है। और इन्फ्लेशन जरूरी भी है हमारे देश में, है ना? तो क्यों जरूरी है इस पर कोई कमेंट सेक्शन में बताए। क्यों हल्का इन्फ्लेशन होना चाहिए? भारत में डिफ्लेशन या फिर नेशन जो है इस तरीके से नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? और इन्फ्लेशन के क्या क्या फायदा है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप सब। गूगल करिए और वो सब जो चीजों को आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो इंपॉर्टेंट था ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है? चलिए। अब नीड क्यों पड़ी अपडेट करने की कि इंपॉर्टेंट है? तो पहले सिंस 2012 शिफ्ट इन कंजप्शन पैटर्न इनकम लेवल बहुत सारी चीजों में चेंज आ गया था। अब वो 2012 14 के आसपास से चीजें ले रहे थे। और जो आरबीआई ने रियलाइज किया कंबाइंड फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये जो कर रहे थे 4 ± 2% का, ठीक है, वो भाई वो एक्यूरेट तभी होगा कि जब आप थोड़ा रिसेंट इसमें लेके चलेंगे।
ठीक है? तो वो भी हल्की सी उनको दिक्कत हो रही थी, तो 2012 वाले बहुत पहले का हो गया। तो अब ये जो है कम से कम 24 के आसपास किया गया है, और कहा गया है मिनी कंट्री, बहुत सारी कंट्री तो जो होती है हर 3 से 5 साल में ही क्या करती है, बास्केट को रिवाइज कर देती है। ओके, मतलब आज 100 रुपए है, तो अब अगले साल 102 का बेस नहीं लेंगे, फिर 105 का, हर साल बेस चेंज नहीं करते, फिक्स कर देते हैं। तो आपको समझ में आ जाता है भाई, आज अगर ये 100 रुपए की चीज है, कल 105 की हो गई, उसके अगले साल जो 110 की हो गई, वो उसके अगले साल 120 की हो गई, तो आपको समझ में आ जाता है कि 3 साल में 20% इन्फ्लेशन बढ़ा, काइंड ऑफ आई बात समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बेसिक बनाकर रखते हैं। बाकी थोड़ा बहुत कंपैरिजन अगर देख लें, तो टोटल जो यहाँ पर ये था ऑल इंडिया लेवल पे 299 आइटम का प्राइस कलेक्ट किया जाता था, उसको बढ़ा के 358 कर दिया है। ठीक है, इसमें चेंज आया है। न्यू एडिशन जो है रूरल हाउसिंग, ऑनलाइन मीडिया, ये सब चीज जो है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सब जो है यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। और कुछ यहाँ से वीसीडी डीवीडी, अब ये सब तो यूज होता नहीं है, पेन ड्राइव वगैरह का टाइम आ गया है ना, तो ये सबको हटा दिया गया है। बिल्कुल आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट है। ये जो है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात की जाए, तो 23-24 का है, जो कि पहले कंजप्शन एक्सपेंडिचर था 11-12। तो ये अब यहाँ पर ये बेस ईयर हो गया, ये आपको याद रखना है, इसके यहाँ से वेट रेफरेंस वगैरह लिया जाएगा। अब वेट ऑफ फूड्स एंड बेवरेज जो थे, वो 36% के आसपास है, पहले 45 थे, तो इसमें भी आपको कमी दिखेगी, सीधे प्रीलिम्स में ये पूछ दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेगा। फूड एंड बेवरेज में जो है ये कम हुआ है। ठीक है, तो अब इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे नहीं होंगे ये बताइए। क्या ये अच्छा है, नहीं है, क्या चीज है एग्जैक्टली वेटेज की अगर बात की जा रही है तो। बाकी मॉस्पी भी जो रेगुलर बेसिस पे अब रिलेवेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है कि भाई हाँ, इन्हें भी हर 3 से 5 साल, जैसे बाकी कंट्री भी कर ही रही है, अभी चेंज करते रहे तो ज्यादा रिलेवेंट रहेगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि अगला जो अब 34-36 में कर रहे हैं, 2034-36 में, तो फिर वो काफी चेंजेस आ चुके होते हैं। 2030 का अलग टारगेट रख रहे हैं, वो अलग टारगेट पे वर्क कर रहे हैं। हो सकता है तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुके होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है अप्रोच कर रहे होंगे। उस समय आप अभी का चलाओगे तो वो भी सही नहीं है कि नहीं, 5 ट्रिलियन तक चल जाएगा, मतलब जैसे जिस तरीके से हमारा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, तो उस हिसाब से हर 3 से 5 साल में ये चेंज होते रहना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो लगभग लगभग 2 लाख जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप जो है 2025 में है, थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में इकोसिस्टम हमारा, बहुत बड़ी बात है। 78% जो राइज हुआ है फंडिंग में फॉर डीप टेक कंपनीज 2024 में, से आप देख सकते हैं तो काफी ज्यादा राइज हो रहा है। अगर 100 करोड़ का वहां पे फंडिंग मिल रही था, 178 करोड़ हो गया, 1000 करोड़ होगा तो समझ जाइए आप, 1780 करोड़ हो गया। तो काफी तेजी से बढ़ रहा है स्टीप। 45% ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हैविंग एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, तो अब देखिए लड़कियां भी जो है यहाँ पे, फीमेल भी जो है वुमेन डायरेक्टर्स भी यहाँ पे देखने मिल रही है। बाकी जो 50% जो नए आ रहे हैं वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा भाई, बहुत फायदा होने वाला है, गांव गांव तक पैसा भी पहुंचेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहुंचेगा, हर चीज आएगी। तो जो पर कैपिटा इनकम में जो वेरिएशन दिखता है उसमें भी कमी आएगी। लोग ज्यादा शहर की तरफ जो आ रहे हैं वो नहीं आए, क्योंकि वहीं पे उन्हें अच्छी जॉब मिल चुकी होगी एग्रीकल्चर के साथ साथ। ठीक है, तो शहर भी जो ओवर क्राउडेड नहीं होगा, उसके कारण ओवर पॉपुलेटेड नहीं हो, जो होगा तो फिर ओवर पॉल्यूशन का इश्यूज नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रंच नहीं होगा, आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में भी इतने इश्यूज नहीं आएंगे। कितने फायदे होते हैं देखिए ना, एक चीज से, एक कंपनी के इस बिहेवियर से कितना ज्यादा फायदा होता है। तो ये सब चीज जो है आपके दिमाग में लाइन बाय लाइन आना चाहिए, ऐसा हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ तो वो तब आपको लगेगा कि एक्चुअल इकोनॉमिक्स हमने यहाँ पे समझ के बैठे हुए हैं। आई बात समझ में। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो थे इसके बारे में यहाँ पर दिए हुए हैं। बाकी जो है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सिडबी को एक 10,000 करोड़ का कॉर्पस दिया हुआ है। ओके, विच इन टर्न इन्वेस्ट इन स्टार्टअप टू एक्सपांड डोमेस्टिक रिस्क कैपिटल, तो ये यहाँ पर 10,000 करोड़ के आसपास सिडबी के पास आपको मिलेगा। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप। ठीक है, फिर इंडियन सीड स्टार्टअप फंड जो है, इसके पास भी कुछ 945 करोड़ के आसपास, ज्यादा नहीं है बट इनके पास भी कुछ दिया हुआ है कि अर्ली एक्टिविटी के पे जो है ये हेल्प कर सके, सीड फंडिंग कहा गया है। जब बीज जब बो रहे हैं उसके थ्रू जो फंड उठाना, ये सीड फंडिंग में ये सब चीजें जो है यहाँ पर आती है। क्लियर। ठीक है, रोल ऑफ स्टार्टअप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब स्टार्टअप में क्या क्या देखिए, इतने सारे रिसर्च जॉब्स अभी जो यहाँ पे जनरेट हो गए। जब वो कि बड़ा हो जाएगा, अगर मान लीजिए रैपिडो हो गया हमारे देश में जिस तरीके से आया है, ओयो आया है, और बाकी लेंसकार्ट आया, इस तरीके से बहुत अगर बड़े बड़े हो गए कंपनीज, अगर 100-200 कंपनी और बड़े हो गए, तो और कितना ज्यादा जो है आपके पास ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेके रेवेन्यू जनरेशन से लेके सब कुछ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा।
बाकी इंडिया देखिए 2023 तक हो सकता है कि 7.3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, यही जो कंपनियाँ मोबिलाइज़ करेंगी और चीज़ों को आगे ले जाएँगे। ये बड़ी कंपनी भी क्या कितना एक लेवल तक कर पाएगा? अगर मान लीजिए कोई इंसान 4 लाख रुपए महीना कहीं किसी कंपनी में कमा रहा है, तो एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगा, वो 4 का उसका 10 लाख 40 लाख नहीं होना है, लेकिन जो अभी 10-20 हज़ार कमा रहे हैं, कल को हो सकता है वो 2 लाख रुपए महीना कमाना चालू कर दे। है कि नहीं? तो वो सेम जो चीज़ें यहाँ पर रहती है, तो मेन ड्राइव कौन कर रहा होता है फिर? जो नए इस तरीके से आते हैं, वो ज़्यादा जो है ये सब चीज़ों को ड्राइव कर पाते हैं। ठीक है? चलिए। अब गिग वर्कर्स की अगर हम बात करें, जो जोमेटो स्विगी ये सब पे जो वर्क करते हैं, तो गिग वर्कर कहते हैं। तो मेजर डिलीवरी एग्रीगेटर एग्री टू रिमूव 10 मिनट्स डिलीवरी सर्विस डेडलाइन। तो बहुत सारे ने मान लिया कि ठीक है भाई 10 मिनट में हम नहीं पहुंचाएंगे, वो जो मैंडेटरी क्लॉज था वो हटा देंगे। 15-20 मिनट भी लगे, आधे घंटे भी लगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोड और सोशल सिक्योरिटी पे ऑलरेडी आ चुका है। ये जो है ऑलरेडी आ चुका है। आपने राघव चड्ढा को भी देखा होगा, जो आपके ये लीडर है, कि वो भी इस तरीके के जो सवाल जो उठा रहे हैं, बट ये ऑलरेडी जो है यहाँ पर कवर अप है। तो ये सभी जो है आप सबको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी ये, बस उनका बोलना है कि थोड़ा फोर्सली इसको इन्फोर्स करवाया जाए। रिप्रेजेंट अराउंड 2% ऑफ टोटल वर्कफोर्स जो है इंडिया का गिग वर्कर है। अगर मान लीजिए 30 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, तो 30 करोड़ का 2% कितना होता है ना? लगभग 1/5 लोग तो काम कर ही रहे हैं। तो इसका जो है 2% कितना हो जाएगा? 10 करोड़ का ही कितना हो जाता है? 20 लाख हो जाता है। तो वो चीज आपको समझने वाली बात है कि 2% काफी ज्यादा है। तो 77 लाख वर्कर जो है से लेके 1,25,000 120 लाख वर्कर जो है यहाँ पर हैं गिग में, जो कि 55% इंक्रीज आपको दिखेगा। ठीक है, पिछले 4 सालों में। और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन आप ये भी देख सकते हैं, 80 करोड़ यूजर चला रहे हैं। 50 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हर मंथ हो रहा है। तो छोटे छोटे बिजनेस, रैपिडो रैपिडो ये सब जो चीजें वो काफी बढ़ रही हैं, तो लोग उसी में काम करना पसंद कर रहे हैं कि भाई जब टाइम मिलेगा काम करेंगे, जब नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने मन के मालिक भी रहते हैं। जो एडिशनल काम कर रहा है एडिशनल कमा भी लेता है। इंसेंटिव भी जो है बहुत सारे क्लियर होते हैं वहां पर। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप किसी बॉस के अंडर में हो और आपका बैंड बजा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीजें यहाँ पर नहीं होती है। इसीलिए आजकल आप देखिएगा लोग गिग वर्कर्स की तरह जो ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। बट इसमें दिक्कत भी इनकम और जॉब अनसर्टेनिटी की। जो 40% जो गिग वर्कर है वो बोल रहे हैं कि 15,000 महीना से कम कमा रहे हैं। तो ये एक दिक्कत है। हालांकि वो कितने देर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी रहता है। पर है ना, कुछ लोग होते हैं शौकिया कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो साइड हसल साइड उस खर्चे निकालने के लिए बहुत अलग अलग चीजें जो है यहाँ पर रहती हैं। और ये जो है सेक्टर वैसे भी डिमांड ड्रिवन पे ज्यादा है, मार्केट डिमांड पे। कि भाई कभी हो सकता है मार्केट में बहुत ज्यादा कैब वैब की जरूरत पड़ गई, कभी पता चल रहा है कि नहीं है। उस हिसाब से डिमांड के हिसाब से भी चीजें होती हैं, इंसेंटिव्स रहता है। तो वो चीज है। स्किलिंग बहुत कम है भाई, जो गाड़ी चला रहा है गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है। तो उसे जॉब लॉसेस वगैरह भी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब भी जो है कहीं जो छोटा मोटा काम कर रहे थे, डेटा एंट्री ऑपरेटर या किसी चीज का, तो वो सब की भी जॉब जा रही है। तो वो भी है, जो हाई स्किल्ड गिग वर्कर है वो एक्सपेक्टेड टू बी 27% जो है 2030 तक होने वाले हैं। वाइल 33% फॉर लो स्किल्ड वर्कर्स। तो ये आपको दिखेगा गिग वर्कर भी जो है आपको हाई स्किल्ड दिखेंगे, एक तरीके से फ्रीलैंसिंग में काम उठाए चाहे वो सब चीजें करें। अब क्या कहा गया कि चलो अगर मान लो जोमेटो स्विगी सब गिग वर्कर को दे रहा है, तो वो भाई ना पीएफ कटवाते हैं ना ग्रेचुइटी ना कुछ। वो बोले कोई बात नहीं, वो सब आप नहीं कर सकते हो क्योंकि कभी काम करे नहीं करे समझ, लेकिन आप सोशल सिक्योरिटी फंड बनाओ अपने में। आप अगर 1,000 100 करोड़ की कंपनी है तो 2 करोड़ रुपए वहां पे एनुअली अलग रखो। ठीक है, और ताकि गिग वर्कर को किसी को अगर लाइफ या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ गई, या अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ तबीयत खराब हो जाए, तो वहां आप उनको हेल्प कर सको, क्योंकि भाई आपके पास तो कभी ना कभी तो काम कर रखा है। आई बात समझ में? तो ये जो है यहाँ पर सोशल वेलफेयर, जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो कि 2020 के अंदर में, कि आपको वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी फंड जो है यहाँ पे मैंडेट करना है। इस तरह की सारे एग्रीगेटर कंपनीज को, कौन हो गया एग्रीगेटर कंपनीज? वही जिनका खुद का प्लेटफॉर्म है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया, रैपिडो हो गया। ठीक है, उबेर हो गया, ये सब जो है इसके अंदर में आते हैं। तो उनका 1 से 2% तक टर्नओवर का उन्हें इस पे डालना है। आई बात समझ में? हम न्यूज इन शॉर्ट्स में अगर हम देखेंगे, टेलीकॉम, फूड डिलीवरी, एविएशन, ये सब जो है यहाँ पर डोमिनेटिंग इंडियन मार्केट पे की बात की जा रही है। तो ये क्या करे, डिओपोली,
यहाँ पे जो duopoly dominating Indian market आ रहा है, it refers to a scenario in which two suppliers dominate the market for a commodity एंड सर्विस, कि भाई दो ही सप्लायर है, ज्यादा नहीं है। जैसे इंडिया में जो कॉमन आप देखोगे ओला और उबेर, अब धीरे धीरे रैपिडो आ गया है, वरना इन्हीं की चलती है हर जगह। रीजन क्यों है कि भाई हाई कैपिटल रिक्वायर, इतनी सारी कार ये लेना है, ड्राइवर का ये सब अरेंजमेंट, ऐप लेना, सबको पैसा देना, टफ हो जाता है। मेक्स एंट्री एंड सर्वाइवल डिफिकल्ट फॉर स्मॉल फर्म्स। अब ये जो है इस एविएशन सेक्टर कितने ही आ पाएंगे। टाटा ही टाटा आपको हर जगह दिख रहा होगा अभी, एयर इंडिया तक खरीद लिया है। और बाकी जो है बहुत मुश्किल है कि कोई नई कंपनी एकदम से आ जाए। नेटवर्क फर्म जो है, टेलीकॉम सेक्टर की अगर आप बात करो, वो अभी क्या है, ले दे कि ढंग से एयरटेल और जियो यही है। वोडाफोन आइडिया तो लगता है अब तब में है, अब है कब नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं काफी ज्यादा है। तो क्योंकि रेगुलेटरी गैप भी अलाउइंग डोमिनेंस टू डीपन, और डोमिनेंस आ जाए। आप इसमें भी देख सकते हैं, अगर बात करें ये डियोपोली, क्या जो मोनोपोली जो है जैसे गूगल की, आप वही यूज कर रहे हो गूगल क्रोम के अलावा, बाकी कुछ यूज ही नहीं कर रहे हो। तो ये सब जो डोमिनेंस है वो काफी ज्यादा डीपन होते चले जाता है। तो उसी के बारे में जो है इस आर्टिकल में बेसिकली बात की जा रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन, प्राइसिंग एंड रिड्यूस्ड अफोर्डेबिलिटी, कि भाई चैलेंजेस पोस्ट बाय डिओपोली। अब उनको जो करना है, स्विगी और जोमेटो जो प्राइस बोलेगा उसी में खेलना है, बढ़ाए कम करे जैसे भी करे, जो ऑफर दे, बाकी ऑप्शंस नहीं है। तो ये सब जो चीजें यहाँ पे स्टैग्नेशन इन इनोवेशन, ये टेलीकॉम सेक्टर में कोई खास जो है वो हो नहीं रहा। बस 4G 5G 6G 7G बोल रहे हैं, अब मेन वही चल रहा है, और वही नेटवर्क ढंग से नहीं है तो आपको घर पे वाईफाई लगाना पड़ रहा है, ब्रॉडबैंड लगाना पड़ रहा है, वरना क्यों ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो सब बातें यहाँ पर इस आर्टिकल में की गई थी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात की जाए, तो मतलब कि आपने लोन लिया, अब बैंक को लोन नहीं चुका रहे हो, इधर भागे फिर रहे हो, भले पेनल्टी लगे चाहे जो लगे, लेकिन पैसा नहीं वापस कर रहे हो, तो वो जो एसेट है, जो पैसा आपको दिया था, वो तो एसेट ही था बैंक का, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, फंस गया वो पैसा। तो वो लगभग लगभग जो है मल्टी डिकेड लो पे आ गया है। लगभग 2% ही ऐसा पैसा जो फंसा है, 98% वापस आ जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ने भी, आरबीआई ने भी बहुत मेहनत की, तब जाके ये रिजल्ट निकल के आया कि भाई सिर्फ 2% है, याद रखेंगे। ठीक है, 2.1% के आसपास भी है। और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ऑल्सो डिक्लाइन टू 0.5% एट द एंड ऑफ मार्च 2025। एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि पैसा नहीं दे रहे, हो सकता है कुछ 6 महीने बाद से देना चालू कर दे, कुछ 1 साल बाद दे, कोई 2 साल बाद चुका दे, कोई 3 साल बाद, तो वो हो गया नॉन परफॉर्मिंग। लेकिन एक नेट नॉन परफॉर्मिंग का मतलब क्या है, कि भाई जो ने क्या हुआ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया बट बाद में चुका दिया, बस 0.5% ऐसा पैसा है जो कुछ चुकाया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो उसको मतलब ना बैंक भी ढंग से उसका प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रही है, जो भी दिक्कत चल रही है, तो ये भी काफी ज्यादा आप देख सकते हो नीचे आ गया है। जो पहले लगभग 11% के आसपास था, सोच सकते हैं, पूरा पैसा फंसा हुआ था माल्या और इधर उधर के जैसों के चक्कर में। तो ये चीज जो है बिल्कुल भी अभी आपको नहीं दिखाई देगी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, वही जो आपको जो लोन 90 दिन तक का किसी ने नहीं चुकाया था, नॉन परफॉर्मिंग मान लेते हैं। बट किसी ने 1 साल बाद आके चुका दिया, तो हम बोलते हैं भाई नेट जो एनपीए है वो 0.5 ही है, भले 2% जो था। तो मतलब भाई अगर हमने भी घर लिया चाहिए, ईएमआई आप टाइमली भरते हो, इंडियन जो है समझदार हो चुके हैं, क्योंकि क्यों पेनल्टी देंगे, ये सब करेंगे, तो ये जो है आपका, तो वो किया गया कि सब स्टैंडर्ड एसेट, इसके कारण से आपका वो भी जो है क्रेडिट स्कोर भी कम हो जाता है। ये अगर 12 महीने से कम है, तो ये स्टैंडर्ड ये सब स्टैंडर्ड एसेट है, कि उतना जो रिटर्न देना चाहिए टाइमली देना चाहिए, लोग जो पैसा देना चाहिए नहीं दे रहे हैं। तो 12 महीने से ज्यादा हो गया तो डाउटफुल, भाई देगा कि नहीं देगा, या फिर इसका घर जमीन प्रॉपर्टी बेचने पे ध्यान दे। लॉस एसेट, कि भाई भूल ही गया है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर इसमें रहती है। क्लियर। रिजर्व बैंक की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, तो ठीक है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो यहाँ पे लाया गया है, ये आपका 1 जुलाई 2026 से इफेक्ट में आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आएगा, आया तो अभी है नहीं। एम क्या है, टू प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव एक्सपीडियस नॉन एडवर्सरियल अल्टरनेट ग्रेवियंस मैकेनिज्म है। ठीक है, कि भाई कैसे किस तरीके से जो है आपका जो भी रिड्रेसल है, या जो भी आपके कंप्लेंट्स है, उसको वहां पे सही ढंग से सही टाइम पे किया जा सके। तो वो उसके लिए कि भाई रिजॉल्विंग कस्टमर ग्रेवियंस, देखिए यहाँ पे क्लियर यहाँ पे लिखा है, वही यहाँ पर ये लैंग्वेज दी हुई है। आरबीआई में अपॉइंट वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर एज आरबीआई ओम्बड्समैन, मतलब कि भाई वो जो उनके आदमी होंगे और जो भी आपका इशू चल रहा है उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आरबीआई ही अपॉइंट इसे करेगा, जो भी लोगों को जो कि आपकी क्वेरीज सुनेंगे समझेंगे करेंगे।
पावर टू प्रोवाइड अ कंपनसेशन अप टू 30 लाख। मतलब कोई गलत करते हुए दिख जाएगा बैंक या कोई भी, तो 30 लाख तक का कंपनसेशन ये खुद ही दे सकते हैं। तो बस मॉनिटरी बेनिफिट भी है इनके हाथ में। ठीक है। नो लिमिट ऑन डिस्प्यूट अमाउंट दैट कैन बी ब्रॉट बिफोर आरबीआई। मतलब कहीं 10 करोड़ का डिस्प्यूट है, कहीं 5 का, कुछ भी हो, तो इस पे कोई लिमिट नहीं दी है। और ये कंपनसेशन ही 30 लाख तक का दे सकता है। तो ये भी बड़ी बात है, अगर लोग इस पे मान रहे हैं तो चलो ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, इसके बाद देखेंगे। ये देखिए भाई, बैंक्स के बारे में, ये रिड्रेसल मैकेनिज्म वगैरह है। बैंकिंग इंस्टीट्यूट में कौन कौन आ गए? कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक भी जब 50 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है, ठीक है। फिर ऑल जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में हाउसिंग कमीशन, जो हाउसिंग आपकी जो कंपनीज है, कोर इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, एनबीएफसी, सब कुछ इसमें आता है। प्रीपेड पेमेंट ये इसमें जो है आपका ऑल नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट जो है, जैसे एयरटेल बैंक और ये सब सब इसमें आ जाएगा। फिर जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ये अलग से इस पे जो कैटेगरी बनाई हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होते हैं। आरबीआई ओवरहॉल्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल नॉर्म। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है कि मान लीजिए अगर कुछ एग्रीकल्चर पे पैसा दे रहे हैं बैंक लोन में, कुछ दे रहे हैं एजुकेशन पे, कुछ दे रहे हैं इधर, ठीक है, कि भाई बच्चा जाके पढ़ ले, तो ये जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर है। आई बात समझ में? तो उस पे चल रहा है कि आरबीआई इशूड कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट एंड क्लासिफिकेशन। कुछ लोग जो है एनिमल हस्बेंड्री पे दे रहे हैं, कुछ तो क्लासिफिकेशन कर दिया है। इतना पैसा जो आपको प्रायोरिटी सेक्टर में मतलब बैंक को देना है, 4% आपने सीआरआर का जमा कर दिया आरबीआई में, बाकी मान लीजिए 19% अगर बोल के रखा हुआ है पीएसएल, तो आपको वो वहीं पे देना है। आई बात समझ में? फिर बाकी पैसे को प्राइवेट लोगों को दो जहां देना है तो, लेकिन इतना पैसा जो है आपको यहाँ पे देना है। तो ये प्रेशर भी होता है, वरना बैंक देगा ही नहीं। बोलेगा कोई गरीब है, उसके पास उतना ये नहीं था, हम एजुकेशन लोन नहीं देंगे, आपको देना है भाई, तो वो सब जो चीजें यहाँ पर जरूरी है। तो वो पीएसएल में आता है, ठीक है, एजुकेशन लोन से लेके बाकी सारी चीजें। स्टार लेबलिंग जो है, आप देखते होंगे आजकल जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, चाहे आप टीवी लेने जाओ, फ्रिज, एसी, वहां पे स्टार लगे हुए हैं, तो वो बताता है कि कितना एफिशिएंट है। तो लगभग लगभग जो मैंडेटरी कंप्लायंस है, सीलिंग फैंस जो हो गए, गीजर, ये सब जो कलर टीवी, हर जगह यहाँ पे लगना जरूरी है। वॉलेंट्री है कि आप यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन ये सब पे लगाओ ना लगाओ, लगा दो तो अच्छी बात है, आप सेल कर सकते हो, बोल सकते हो हमारा वाला सबसे अच्छा, अगर सही में अच्छा है तो ये जो चीजें यहाँ पे स्टार लेबलिंग की हमारी बात चल रही है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी करता है, जो कि स्टेचुरी बॉडी है अंडर एनर्जी कन्वर्जेशन एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो है ये स्टेचुरी बॉडी है, याद रखेंगे। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक्ट के थ्रू बना है, इसलिए इसको स्टेचुरी बॉडी कहते हैं। ओईसीडी फाइनलाइज एग्रीमेंट ऑन ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ठीक है, तो इनने जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स पे यहाँ पर ये किया हुआ है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स पैकेज की बात की जाए, तो सिंप्लीफिकेशन मेजर रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन फॉर मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस। तो इनके लिए क्या है, अभी कंप्लायंस बर्डन कम हो जाएगा। एंड टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है, ये क्या करेगा, पिलर वन में क्या रीएलोकेटिंग टैक्स राइट टू मार्केट जुरिडिक्शन। ठीक है, तो उनको जो जो है पर टैक्स राइट वापस उनके पे दे रहा है। इंट्रोड्यूस अ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% टू कर्ब टैक्स कंपटीशन। ठीक है, तो मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स 15% ही होगा, तो जिसके कारण जो है बाकी कंपनी भी जो दुनिया के आराम से आया हुआ है अपना काम कर सके। आई बात समझ में? ठीक है। लूपहोल्स वगैरह को भी अब हटाने की बात की जा रही है, नो टैक्स लोकेशन ऐसा बना दिया है, तो वहीं से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सब कर रहे हो, टैक्स नहीं भर रहे हो, तो वो चीज़ बहुत गलत है। तो आपको लगेगा सर क्या फायदा हो जाता है? अरे मान लीजिए मैंने जो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्टेट पकड़ा, कोई भी मध्य प्रदेश पकड़ लीजिए, वहां पे बोले दुनिया की सारी कंपनी आ जाओ, वहां पे टैक्स नहीं लेंगे, जैसे दुबई वगैरह में हो रहा है। तो बोले कमाई कहाँ से होगी? तो बाकी वो तो वहां पे मतलब बिल्डिंग्स बनाएंगे, सब बनाएंगे, तो रोजगार आएगा, पैसा लगाएंगे, समझ रहे हैं? भाई बिजली का बिल भरेंगे, सब करेंगे, एम्प्लॉय को रहेगा तो सैलरी वैलरी देंगे, तो इनकम तो आ ही रही है देश में, सब प्रॉस्पर। बोले गवर्नमेंट को टैक्स तो वहां नहीं मिल रहा, बट इनडायरेक्ट वे में तो दुनिया भर के टैक्सेस मिलते ही रहेंगे। तो ये जो चीजें यहाँ पर रहती हैं, और गवर्नमेंट को हर जगह से टैक्स चाहिए, तभी भाई उनका देश चलना है। उनका देश इसीलिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का आप देखते ही हैं। लेकिन ठीक है, देखिए गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए, पैसा होगा तभी वो जो स्कीम से, चाहे वो आयुष्मान हो चाहे बाकी हो। हम यूएसए सबकी क्यों तारीफ करते हैं कि वहां पर कुछ भी हुआ, मेडिकल फैसिलिटी है, सब कुछ है। धीरे धीरे भारत भी उस रास्ते पे बढ़ते हुए आपको दिखेगा, और दिख ही रहा है। ठीक है।
न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो है, इंडिया ने साइन किया वर्ल्ड बैंक के साथ 8 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास का। क्लियर, तो ये बूस्ट करेगा रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस को। तो मेन है, अर्बन तो सब ठीक ही है, रूरल को भी डाइवर्सिफाई करना है इनकम बियॉन्ड एग्रीकल्चर। जैसे हमने अभी वो देखा था स्टार्टअप में 50% जो है टियर 2 टियर 3 में, तो वो भी यही काम कर रहा है कि कहीं ना कहीं इनकम बियॉन्ड एग्रीकल्चर, है ना। तो वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है, स्टार्टअप्स भी कर रहे हैं, सब मिलजुल के जो है यहाँ पे एक टारगेट के तहत लगे हुए हैं। अब ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर रिलीज किया जाता है। उसने कहा 7.2 भारत का फिस्कल ईयर में ग्रोथ होने वाला है, जो कि पहले 6.3 कहा गया था, तो लेकिन बढ़ा रहा है इस फोरकास्ट को। आई बात समझ में, क्योंकि रोबस्ट लोकल डिमांड है, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजप्शन है, टैक्स रिफॉर्म्स जो हुए हैं वो सही काम कर रहे हैं, तो ये सब जो है वर्ल्ड बैंक का कहना है। क्लियर। और जो लोग कहते हैं अरे ये सबको खरीद लिया है गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड बैंक दुनिया को, तो इससे बड़ी बात क्या है भाई? कल होके बोल दो कि अमेरिका को भी खरीद लिया, रशिया को भी खरीद लिया, तो अब तो ये पावर प्रेस्टीज चाहते ही है कि नहीं। एम्प्लॉय एंड सोशल ट्रेंड्स 2026 रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंक्रीज इन इन्फॉर्मिटी ऑफ वर्क बाय 2026, 2.1 बिलियन जो वर्कर है ग्लोबली आर प्रोजेक्टेड टू बी एम्प्लॉय इनफॉर्मली एम्प्लॉयड। अब सोच लीजिए, फॉर्मल नहीं है, जैसे कि भाई मैं जा रहा हूँ सैलरी पे स्लिप आ रही है, पीएफ कट रहा है, काइंड ऑफ जो भी है, तो फॉर्मल है। इनफॉर्मल 2.1 बिलियन होंगे, 200 करोड़ से ज्यादा लोग जो इनफॉर्मल काम कर रहे होंगे 2026 में। तो ये सब जो चीजें कहीं ना कहीं, एफडीआई इनफ्लो जो है इंडिया में 73% बढ़ा है, जो कि 47 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है, क्योंकि आर एन डी आपका सबसे ज्यादा आईटी सर्विसेज, फाइनेंस, ये सब में जो है काफी ज्यादा पैसा आ रहा है। कोकिंग कोल की अगर बात की जाए, तो ये पार्ट डी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल मिनरल अंडर द माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट में इसे डाला गया है कोकिंग कोल को। आइए बात समझ में। करंटली 95% ऑफ कोकिंग कोल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील सेक्टर इज मेड थ्रू इम्पोर्ट। तो अभी तक जितना भी कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है स्टील सेक्टर को खासतौर पर, उसका 95% जो भारत में है वो इम्पोर्ट से आ रहा है, जिसके कारण सिग्निफिकेंट फॉरेन एक्सचेंज जो है आउट गो हो जाता है, बाहर जो हमारा पैसा चला जाता है। इसलिए इस पे भी जो है वर्क करने की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है लगभग 37 बिलियन टन का रिजर्व है झारखंड में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस सब में, तो उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइज करें, इसलिए इस एक्ट इसमें डाला गया है इसको फिलहाल पार्ट डी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में, कि वो इसको कहाँ से कैसे यूटिलाइज फिर करना है। मिशन जो है कोकिंग कोल 100% एफडीआई इन कॉमर्शियल कोकिंग माइनिंग। भाई अब इंपोर्ट से अच्छा है, सारी कंपनी को बोलते यहीं आके खोदो हो, तो एम्प्लॉयमेंट यहीं मिलेगा, सब यहीं होगा। भले थोड़ा वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट देखिए पड़ना ही पड़ना है, बाकी जगह से भी पड़ रहा होगा, लेकिन हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी कम होगी, खत्म हो ना हो, तो जो फॉरेक्स रिजर्व जो इतना जा रहा है वो कम हो जाएगा। सिल्वर की बात करें तो इंडिया इंपोर्टेड अबाउट 21% ऑफ ग्लोबल सिल्वर ट्रेड। बताइए, दुनिया में जितना भी हुआ एक चौथाई हमने ही खरीद लिया। ये थोड़ा सा सॉफ्ट शाइनी मेटल होता है। अब चांदी के बारे में क्या ही समझाना। ठीक है। ओके, चलिए तो ठीक है, देखते हैं आगे। अब सिल्वर के बारे में भाई इंडिया में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, हर कोई चांदी चांदी जानता ही है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद जो है इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर सरपास चाइना। तो यस, काफी अच्छी न्यूज है कि हमने जो है भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है राइस प्रोड्यूसर में। अब हमारा वैसे भी देखिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंजप्शन हमारा बढ़ते चले जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है कि भाई मेजर प्रोड्यूसर जो राइस है वो इंडिया ही है, 150 एमटी के आसपास। ठीक है, मैट्रिक टन जो है। फिर चाइना है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका, इंडिया, मेजर प्रोड्यूसिंग इतने ही है। भारत का देख सकते हैं हम, लगभग लगभग यहाँ पर 120 के आसपास एमटी था, वो जो है अब 150 हो गया है पिछले कुछ सिर्फ 4 से 5 सालों में। मतलब काफी रैपिडली यहाँ पर ये चीजें बढ़ रही है। एक्सपोर्ट भी जो है हमारा काफी ज्यादा होता है, खासतौर पर अरेबियन कंट्री में, सऊदी अरब से लेके ईरान, इराक, बेनिन, जो भी है, कहाँ से खा रहा है वो यहीं से ही खा रहा है। ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं है कि भाई वो हम उनके क्रूड ऑयल पे रह रहे हैं, ये भी हमारे जो है भाई जो शरीर के अंदर जो फ्यूल जा रहा है वो फ्यूल भारत दे रहा है, जो गाड़ियों में फ्यूल जा रहा है वो अरब कंट्रीज दे रही है। ओके, तो ये जो है यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी राइस ग्रोन जो कंडीशन है, 8 न्यूटन टू 30, सॉरी 8 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से है, एंड फ्रॉम सी लेवल लगभग लगभग इस
हाइट पे अच्छा खासा होता हर जगह, आप समुद्र के पास भी होते हुए मिलेगा, बट ये थोड़ा सा कंडीशन जो है ज्यादा बेटर है। क्रॉपिंग सीजन जो है इंडिया का राइस में ये सब देख सकते हैं। अमन, औस, बोरो, ये भी तो ये नाम याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाए कि भाई ये भी नाम होते हैं। जिसको बोलते हैं विंटर, ऑटम, समर। ये जून से जुलाई के समय हार्वेस्ट करते हैं, नवंबर दिसंबर में कटाई हो जाती है। इसको जून जुलाई की जगह मई से जून में करते हैं, और सितंबर से अक्टूबर में कटाई हो जाती है। ये नवंबर और मई के बीच में करते हैं। ठीक है, जो कि ये मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे लगभग लगभग हमेशा बारिश वारिश होती रहती है, तो वहां पे ये चीज की जाती है। पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इसमें, है ना। इसलिए बस उसी एरिया में जो आपको ये समर राइस वगैरह दिखेगा। बाकी जो है आपका ऑटम और विंटर राइस यही चलता है। ओके, ठीक है। और अगर ऑटम और विंटर बोल रहे हैं तो उस समय उसका हार्वेस्टिंग है, क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम है। बाकी जो पानी देखते हैं, मई, कहीं मई जून में बारिश हो रही होती है, कहीं जून जुलाई अगस्त में हो रही होती है, तो उस टाइम पे यहाँ पे सोन होता है। तो हल्का हल्का जो एरिया है, जो डिफरेंस पड़ता है क्लाइमेट को, उस हिसाब से ये आपको शिफ्टिंग दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अब अगला जो आर्टिकल है वो है कैटल ब्रीड, करण फ्राइज एंड वृंदावनी। अब ये जो है आपका क्या है, ये डिप्लॉयड बाय आपका एनडीआरआई, कर्नल हरियाणा, और ये जो है आपका आइसर बरेली, इनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। ये बेसिकली जो है आपका रजिस्टर्ड टू हाई यील्डिंग सिंथेटिक कैटल ब्रीड। ठीक है, तो कैटल की ब्रीड है दो, जो कि काफी हाई यील्ड देती है। ऑल्सो न्यू इंडिजिनस ब्रीड ऑफ कैटल है एंड बफेलो, जो कि रिकॉग्नाइज की गई है, सच एस मेदिनी झारखंड में, और रोहिखंडी आपका उत्तर प्रदेश में, और आपका जो है ये मेलघाटी महाराष्ट्र में। तो ये यहाँ पर हल्का सा नोट रखेंगे इसे प्लीज, क्योंकि कैटल ब्रीड की बात हो रही है, कुछ भी इस तरीके से चीजें आती है कैटल वगैरह रिलेटेड, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, सिर्फ यही चीज नहीं है कि हम इंडेंजर्ड क्या है, डेंजर्ड क्या है, एक्सटेंट क्या है, यही पढ़ते रहेंगे। ये भी इस तरीके से कोई नया आता है, हाई यील्डिंग सिंथेटिक कैटल ब्रीड है, तो ये आप यहाँ पर नोट डाउन रखेंगे। और क्योंकि ऊपर से इंडिजिनस ब्रीड है यहाँ की खुद की, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसकी खासियत ये है कि क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी वगैरह, डिजीज रेजिस्टेंस ये सब में ज्यादा होता है, जो भी सिंथेटिक कैटल ब्रीड्स होती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग, जो नीति आयोग के द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बात की जा रही है, उसमें कारपेट एरिया जो है अप टू 60 स्क्वायर मीटर के आसपास है, और 60 लाख इसमें पैसे की बात की गई है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। और 90 स्क्वायर मीटर, मतलब थोड़ा एरिया बड़ा है, और 40 लाख 5 लाख के आसपास जो है नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में यहाँ पे बात की गई है, कि भाई कारपेट एरिया इतना होना चाहिए, और एक्सीड जो इतना ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपका योजना, प्रधानमंत्री जो आपका आवास योजना है 2.0, उसके अंदर में आ जाएगा। आई बस समझ में, ये इश्यूज क्या क्या है, लिमिटेड लैंड अवेलेबिलिटी उतना है नहीं, और जो MIG है, मिडिल इनकम ग्रुप जो है, उसको क्राउडिंग आउट कर देते हैं EWS और LIG को। तो सबसे ज्यादा मिडिल इनकम ग्रुप ही है, वही घर बना पा रहा है, बाकी सब बना कहाँ पा रहा है। ओके, वैकेंट है, हाउस डायलेमा है। 1 करोड़ वैकेंट हाउस है इन अर्बन एरिया, रिमेन लॉक्ड ड्यू टू लो रेंटल यील्ड, कि भाई इस पे बहुत पैसा कमा रहा है। मान लीजिए मैंने घर खरीदा 50 लाख का, अब वहां पे मैं किराया लगा रहा हूँ 7-8 हजार रुपए महीने का, और वो भी जो किराए से लड़के सब जो भी रह रहे हैं, वो पूरा घर को और बर्बाद कर दे रहे हैं, गंदगी और ये सब चीज से। तो लोग बोलते हैं रहने दो, नहीं लगाना है, भले वो लॉस में पड़ा रहेगा पड़ा। तो ऐसे भारत में 1 करोड़ घर है जिसके अंदर कोई रेंटल नहीं लगा हुआ, लो यील्ड या फिर वीक टेनेंसी लॉ के कारण। आई बात समझ में, कि कुछ लोगों को डर ही लगता है कि लगा दिया किराए से, और उन्हें हथिया लिया घर, फर्जी दस्तावेज या कुछ भी बना के, तो क्या होगा। तो ये सब कारण सोच सकते हैं, कम से कम 4 करोड़ लोगों को छत मिल जाती किराए से ही होते तो। ये चीजें नहीं है, और जो दे रहे हैं उसी कारण वो और महंगा दे रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। NPS वात्सल्य स्कीम, ये जो है आपका पेंशन फंड स्कीम है। ओके, जो कि आपका NPS वात्सल्य स्कीम कहा गया है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। लॉन्ग टर्म सेविंग among children ensuring financial security and pension preparedness from young age। ये भाई जो आप और हम अभी जिस एज में और कमा रहे हैं, तो अभी से पेंशन योजना और इस सब के बारे में सोच लें कि तब क्या होगा नहीं होगा। आई बात समझ में, तो ये जो है उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया, NPS वात्सल्य स्कीम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। निर्यात प्रोत्साहन कंपोनेंट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन,
तो भाई जो भी निर्यात कर रहे हैं उससे प्रोत्साहित किया जा सके, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उसी भी देश में तो हमारे लिए भी बेटर है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर चीजें हैं। लगभग 85% जो है माइक्रो और स्मॉल एक्सपोर्टर्स हो, 65% जो है मीडियम एक्सपोर्टर्स हो। क्लियर, तो इसलिए कहा गया है कि उनको कम से कम गारंटी दिया जा सके क्रेडिट का कि भैया टाइमली आपको पैसा मिलेगा, सब मिलेगा, आप एक्सपोर्ट करो। और फिर जब उससे एक्सपोर्ट करने से पैसा आएगा तो उससे आप जो है बाकी जो भी लोन ले रखे हो ये वो चुकाते रहना, ठीक है। लेकिन आपको हम दिक्कत नहीं होने देंगे, आपके पास क्रेडिट आता रहेगा। फिर आप जो अपना माल बेचो, सामान बेचो, उससे जो पैसा आएगा वो आ जाएगा। सिक्योरिटी में अगर देखिए इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री, तो ये जो है आपको देखिएगा जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है वो लगभग लगभग 46,000 करोड़ की थी। अब 1.51 लाख करोड़ की हो गई, 10 साल में तिगुना हो गए, और क्या चाहिए। आजकल 10 साल में पैसे तिगुना नहीं हो पा रहे, अगर हम नॉर्मल फिक्स रखें तो ये तिगुनों से भी ज्यादा हो गया है। इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ 686 करोड़ का था एक्सपोर्ट, वो 24,000 करोड़ का हो गया, लेकिन अब कितना टाइम्स हो चुका है बताइए जरा। 40 टाइम बढ़ गया, 40 टाइम्स का इंक्रीज हो। मतलब इधर जो भी था तो भारत भारत की ही जो है कंज्यूम करते थे, आर्मी और ये सब, नेवी और एयरफोर्स। लेकिन अभी आपको एक्सपोर्ट होते हुए भी इतना दिखेगा। फंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक जो ये मिलिट्री टेक स्टार्टअप है, 61 टाइम्स बढ़ा है। पहले कहाँ सिर्फ 27 करोड़ था, अभी लगभग 1,650 करोड़ के आसपास हो गया। और टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 5,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इसमें जो है हम काफी अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखेंगे। अब इसमें भी हम आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम सेल्फ रिलायंट रहें। नेट इंपोर्ट जो है हमारा जीरो हो जाए, तो हम एक्सपोर्ट भी करें, अच्छी चीज इंपोर्ट भी करें, बट नेट इंपोर्ट जीरो हो गया। इसे कहा जाता है सेल्फ रिलायंट होना किसी भी चीज में। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हम खुद ही बनाएंगे, लेकिन नेट इंपोर्ट जो है हमारा अगर उस पर्टिकुलर चीज में जीरो हो गया तो वो क्या हो गया, सेल्फ रिलायंट, ठीक है। चलिए, तो ये बस उतना डेटा इंपॉर्टेंट था, कितना हमारा बढ़ गया नहीं बढ़ गया, अब ज्यादा फिर इसको रटने की जरूरत है नहीं। क्वांटम टेक्नोलॉजी इन आर्म्ड फोर्सेस, तो यहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात की गई है, जो कि डिफेंस स्टाफ ने यहाँ पे रिलीज किया हुआ है, मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसमें कि इम्प्लीमेंट करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी को आर्म्ड फोर्सेस। तो क्वांटम जो क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, क्वांटम कम्युनिकेशन हो गया, सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, जो भी अर्थ और इससे रिलेटेड है, मटेरियल डिवाइस, ये सब कुछ जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्म्ड फोर्स के साथ इसे जोड़ने की बात की जा रही है। हल्का सा इस टेबल को आप देख लेंगे पॉज करके तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बाकी ये थ्योरेटिकल है, अगेन ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स में कोई खास इसके बारे में नहीं, लेकिन एक बार आप जैसे पढ़ लोगे तो क्वांटम के बारे में समझ जाओगे, क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक हो जाता है। करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट कि क्या चीजें चल रही है, ठीक है। अब अगर कोई यहाँ पे आ गया कि भाई मिसाइल बनाई है, तो मैं अब आपको ना मिसाइल के बारे में पढ़ाने नहीं बैठ जाऊंगा कि इसका जो ये सॉलिड पार्ट है, ये लिक्विड पार्ट है, इसमें क्रायोजेनिक इंजन है, ये ऐसे बनता है, ये वैसे बनता है, ठीक है। ये तो वो आपको खुद वहां पे पढ़ना है, समझना है। बस मेन क्या है, अगर कहीं पे आ गया कि भाई डिफेंस रिसर्च जो आपका डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ, उसने जो प्रलय मिसाइल लाई है, जिसका रेंज 150 से 500 है, सिर्फ इतना। अब प्रलय मिसाइल क्या है, कैसे काम करता है, नहीं करता, वो आपको देखना है ना। यहाँ जो भी फिर इंफॉर्मेशन होती है थोड़ी बहुत, तो कहा कि शॉर्ट रेंज से दिख ही रहा है यहाँ से। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल से, ठीक है, जो कैरी करता है वेरियस वार्ड है, एंगेज मल्टीपल टारगेट प्रोफाइल, तो भाई बहुत से टारगेट प्रोफाइल को भी, टारगेट्स को एक बार लॉक कर सकते हो। तो ये प्रलय मिसाइल है, वो प्रलय ला देगा, लगते हैं ना नाम से। ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है, ये कंप्लीटेड इनॉग्रल फ्लाइट इन बेंगलोर, तो जो पहला जो फ्लाइट था वो आप इसने कर लिया है। ये न्यू जनरेशन सिविल वर्जन है। तो ये ध्रुव क्या है भाई, हेलीकॉप्टर है, याद रखेंगे, न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर। आई बात समझ में क्या ये है। और आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसने इंडिजीनियसली भारत ने बनाया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हेलीकॉप्टर बना तो कौन सी वजह है, भारत ने बनाया। सुराष्ट्र, ये जो है इसे इंडियन आर्मी ने साइन किया है भाई, 293 करोड़ का प्रोजेक्ट, ओके, फॉर सप्लाई ऑफ एडवांस लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जैसे कि सूर्यास्त्र कहा गया है, सॉरी सूर्यास्त्र, ठीक है। तो ये रॉकेट लॉन्चर है, जैसे बोलते हैं ना आप कंधे पे कुछ रख के रॉकेट लॉन्च कर दे, कहीं एक जगह पे रख के रॉकेट लॉन्च कर दे, उस लॉन्चर की बात चल रही है। तो ये 293 करोड़ का यहाँ पे ये किया गया, इंडिया का फर्स्ट मैन मेड है,
जिस जो कि अगर आप एक बार वो रॉकेट लॉन्चर का यूज कर लो सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक करने के लिए, 300 किलोमीटर तक जो है वहां से मिसाइल को भेज सकता है, इतना थ्रस्ट वगैरह जो है वो झेलने के लायक है। एक्यूरेसी ऑफ लेस देन 5 मीटर, मतलब सोच लो आप भेज रहे हो 300 किलोमीटर दूर, 5 मीटर के आसपास के एक्यूरेसी पे मारते हो, तो वहां मारेगा तो लगभग पूरा एरिया ही उसने निपटा दिया। ठीक है। तो जो टारगेट एक्यूरेसी है तो 100% ही होगी, वो जो एक्सप्लोड करेगा वो आसपास का एरिया तो ले डूबेगा ही ना। MPA-ATGM, ठीक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अगेंस्ट अ मूविंग टारगेट। ये जो है भारत ने सक्सेसफुली इंडिजिनियस थर्ड जनरेशन का जो है डीआरडीओ ने क्या किया है, टेस्ट कर लिया है। मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल, कि मैं इंसान जहां चाहे उसको उस वहां पे अपने हिसाब से ये लॉन्च कर सकता है। ठीक है, शोल्डर लॉन्च, शोल्डर पे रख के लॉन्च कर सकता है पोर्टेबल मिसाइल। ये जो है काउंटर एनिमी टैंक एंड आर्म्ड व्हीकल्स, जो कोई टैंक वैंक आ रहा है तो उसको उड़ाने में काफी काम आएगा। तो देखिए अब गोली लेके आप कितना टैंक पे मारोगे, कुछ नहीं होगा। देखिए अगर ये सब मार दिया तो टैंक वैंक उड़ा दोगे तो ये थोड़ा सही रहेगा। लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी जो बात की जा रही है जो भी डीआरडीओ ने यहाँ किया है। ठीक है। तो हम ये देख रहे थे लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। ठीक है, तो ये जो है आपका 77th रिपब्लिक परेड के ड्यूरेशन में डीआरडीओ ने यहाँ पर जो लाके बताया कि हमने जो ये सक्सेसफुली अपना इसे टेस्ट कर लिया है। तो ये जो इंडिया का जो है फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल है। रेंज कितना है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास का है। और ये इंगेज कर सकता है स्टैटिक एंड मूविंग टारगेट, मीन्स कि मान लीजिए आपका कोई टारगेट है, एक जगह रखा हुआ टैंक है, टैंक को अगर आपको इस एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल के थ्रू जो है यहाँ पर उसे उड़ाना है, तब क्या करोगे? स्टैटिक है वो भी हो जाएगा, और अगर ये चल रहा है मूविंग है तो भी इसे लॉक कर दिया जाता है इस टारगेट को। टारगेट लॉक करने के बाद क्या है, ये भी लगभग अगर 1500 किलोमीटर के रेंज में आता है तो ये आपका यहाँ पर ये सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, तो अगेन ये क्या है, डीआरडीओ ने किया हुआ तो 100% इंडिजिनस है। क्लियर। इसके बाद C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये भी मेड इन इंडिया है, तो आपको दिख रहा होगा मेड इन इंडिया जो है यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में जो हम एक्सपोनेंशियली जो है यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि सिंगापुर हो चाहे बाकी कंट्रीज है, वो भी अब जो भारत से यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पर हमारे आर्म्स को करवा रही है। ये है क्या एग्जैक्टली ये एयर बस है, टाटा फाइनल असेंबली लाइन इन वडोदरा। तो ये एयर बस और टाटा कंपनी जो है, ठीक है, फॉरेन की एयरबस कंपनी और भारत की टाटा कंपनी, इनने मिलके यहाँ पर ये बनाया है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। मतलब जिसके अंदर जो है आप बाकी चीजों को ले जा सकते हो। एक ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि लगभग लगभग आपका फ्लाइट इंड्योरेंस 11 आवर्स के आसपास का जो है उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी जो हेवी चीजें हैं वो आप यहाँ पे डालो, आपको ट्रांसपोर्ट कर देगा एक जगह से दूसरी जगह ड्यूरिंग वॉर सिचुएशन, या फिर कोई कुछ भी ऐसे नेचुरल डिजास्टर वगैरह का भी टाइम होता है तो वहां पे भी वी कैन यूटिलाइज इट। ओके, तो ये जो पॉइंट है हमारा कवर अप हो गया है। इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी इन्वायरमेंट एंड अदर पार्ट्स। क्लियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।